रसेल नाम का क्रिमिनल जिसने आज तक जितनी भी चोरी की सबकी सब सक्सेस रही। लेकिन बचपन से ही जो स्टडी में इतना अच्छा था, स्कूल कंप्लीट होने के बाद उसने शॉप से कुछ पैसे चुराने शुरू कर दिए। अगर वो चाहता तो कोशिश करके कहीं इंटरव्यू देकर जॉब कर सकता था, लेकिन कम से कम टाइम में उसे ज्यादा पैसे कमाने थे। शुरुआत से ही उसके घर में पैसों की वजह से काफी प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। फिर भी उसके माँ बाप उसकी स्टडी पर पैसे खर्च करते रहे। कई बार वो घर से तो निकलता है लेकिन स्कूल नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से उसको स्कूल और घर पे भी कई बार डांट पड़ती। एक बार रसेल एक दुकान में पहुंचता है। वो देखता है कि वहां पर शॉप का ओनर मौजूद नहीं था और वहीं दुकान के अंदर जो एक लॉकर रखा हुआ था जिसके अंदर बहुत सारे पैसे मौजूद थे। हालांकि वो लॉकर बंद था, लेकिन रसेल में काबिलियत थी। कोई भी उसे पतली स्टील की चीज मिले वो उससे किसी भी लॉकर बॉक्स को ओपन कर लेता। उस दुकान से उसने एक ऐसी चीज उठाई और उससे कुछ ही सेकंड में उस लॉकर को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद उसमें रखे सारे पैसे चुराकर वो वहां से निकल गया। वो उसकी पहली सबसे बड़ी चोरी थी जिसमें उसके पास काफी पैसे आ गए थे और काफी टाइम तक वो उन पैसों को खर्च करता रहा। इस शॉप में की गई रॉबरी से न सिर्फ उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा, बल्कि उसने एक और बड़ी चोरी करने की प्लानिंग बनाई। रसेल ने सोच लिया था कि वो क्राइम के रास्ते पर ही जाएगा और उसी से पैसे कमाएगा, चाहे शॉप में रॉबरी करनी हो चाहे किसी बैंक में डकैती करनी पड़े। सबकी सब सक्सेस रही, लेकिन बावजूद इसके एक बार पुलिस की उसकी लोकेशन का पता चल गया और वो पकड़ा जाता है और उसको यूएस के ही बहुत ही सुरक्षित जेल में भेज दिया गया। और इसी जेल में रहते हुए उसने बैंक रॉबरी की वो कहानी सबको बताई जो अपने टाइम की बहुत बड़ी रॉबरी थी और जिस रॉबरी केस को आज तक कोई भी इन्वेस्टिगेशन टीम सॉल्व नहीं कर पाई। तो एक बार खुद रसेल ने जेल में रहते हुए कहानी बताता है कि कैसे उसने बैंक रॉबरी के कारनामे को अंजाम दिया था। जिस दिन उन्हें बैंक में रॉबरी करनी थी वो बैंक था अमेरिका का बहुत पॉपुलर बैंक और उस बैंक में दुनिया के कई और लोग भी मौजूद थे। मार्च का महीना साल था 2011। बैंक खुले हुए अभी 3 घंटे ही बीते थे और बैंक के अंदर कस्टमर आने भी स्टार्ट हो चुके थे। जैसे ही 11 बजे का टाइम होता है, बैंक के अंदर एक शख्स दाखिल होता है जिसने सफेद कलर का यूनिफॉर्म पहना हुआ था और एक चश्मा लगाया हुआ था। उसके थोड़ी ही देर में बैंक में कुछ और लोग दाखिल होते हैं जिन्होंने वही सफेद यूनिफॉर्म और चश्मा पहना हुआ था। ये सभी लोग बैंक के अंदर जाने के बाद बैंक के अलग अलग जगह पर खड़े हो गए और अचानक जो बैग वो लाए थे उसमें से उन्होंने हथियार निकाले और हवा में फायर करना शुरू कर दिया, जिससे बैंक में सभी लोग बुरी तरह डर गए। जो लोग अपनी सीट पर बैठे हुए थे उन्हें बैठने के लिए कहा गया और जो लोग बैंक में खड़े हुए थे उनको घुटनों के बल खड़े रहने के लिए और हाथ ऊपर करने के लिए कहा गया। सबसे पहले उन लोगों ने बैंक में जितने भी सिक्योरिटी अलार्म थे सबको डीएक्टिवेट कर दिया। इसको उनमें ज्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं क्योंकि वो पहले से ही एक्सपर्ट थे, पहले भी कई हाई सिक्योरिटी अलार्म को डिस्कनेक्ट कर चुके थे। उसके बाद बैंक में जितने भी फोन कॉल थे उनको अपने कब्जे में कर लिया। उन रॉबर्स को पता था कि बैंक के अंदर घुसने और बैंक से बाहर निकलने के कौन कौन से रास्ते हैं, यानी उन रॉबर्ट्स ने पहले से ही बैंक में रैकी की हुई थी। उसके बाद रॉबर्ट्स ने बैंक के अंदर कुछ स्मोक बम छोड़े जिससे बैंक के अंदर धुआं धुआं होने लगा। थोड़ा धुआं इस बैंक के बाहर निकला तो एक पुलिस ऑफिसर ने देखा जो उसी वक्त रोड से जा रहा था। उसको लगा कुछ गड़बड़ है। उसने फौरन वॉकी टॉकी से पुलिस डिपार्टमेंट को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन तभी वहां चोर गेट पर आता है और उस गन पॉइंट पर उस पुलिस ऑफिसर को धमकी देता है कि इन्होंने बैंक के अंदर कई कस्टमर को बंदी बना रखा है और अगर पुलिस ने कोई चालाकी की, उनको बिना बताए पुलिस की टीम बैंक के अंदर पहुंच गई तो बैंक में मौजूद सभी एम्प्लॉय और कस्टमर को वो जान से मार देंगे। उसके बाद एक पुलिस ऑफिसर ने पुलिस फोर्स को इन्फॉर्म किया और थोड़ी ही देर में बैंक के बाहर कई पुलिस की गाड़ियां पहुंच गई। बैंक के बाहर जो लोग मौजूद थे उनको एक जगह कर दिया गया और किसी को भी बैंक में घुसने और बाहर निकलने की परमिशन नहीं थी। इस केस के लिए डिटेक्टिव फ्रेजर को इन्फॉर्म किया गया और जैसे इनको इस बैंक डकैती का पता चला वो भी बैंक के बाहर पहुंच गए। चारों तरफ से इस बैंक को घेर लिया गया था, यहाँ तक कि कई मीडिया रिपोर्टर्स भी वहां पहुंच चुके थे। उस बैंक के मैनेजर को भी खबर कर दी गई कि उस बैंक में रॉबर घुस गए हैं और सभी कस्टमर बंधक बने हुए हैं, कभी भी किसी की भी जान को खतरा हो सकता है। इस केस में फौरन डिटेक्टिव मेयर और डिटेक्टिव मिलर ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। वहीं बैंक के अंदर सभी रॉबर्ट्स ने एक जगह पर बैंक के सभी कस्टमर और एम्प्लॉय को इकट्ठा किया और सभी के फोन को एक एक करके जमा करने लगे और उनको एक बैग में डाल दिया। लेकिन बैंक में मौजूद एक शख्स कहता है कि दरअसल उसके पास फोन नहीं है, वो तो घर पे ही रह गया। वो इस बैंक में काम करने वाला एम्प्लॉय था जिसका नाम था पीटर। अब एक चोर ने किसी और के फोन के कॉल से पीटर का फोन नंबर डायल किया और थोड़ी देर में उसको बैंक के अंदर से ही उस फोन कॉल की आवाज आने लगी, यानी कि पीटर ने उस फोन कॉल को बैंक में ही कहीं छुपा दिया था और वो झूठ बोल रहा था क्योंकि वो ये सोच रहा था कि वो बाद में किसी तरीके से इस फोन को ले लेगा और बाहर पुलिस को फोन करेगा। और पीटर ने रॉबर्ट से माफी मांगना शुरू किया, लेकिन एक चोर को काफी गुस्सा आ गया और पीटर को उसने पीटना शुरू कर दिया और इतना पीटा कि वो बेहोश हो चुका था। उसके बाद उस रॉबर ने बैंक में मौजूद सभी से कहा कि किसी ने भी अगर कोई चालाकी की तो उसका भी वही हाल होगा जो पीटर का हुआ है।
उसके बाद उन्होंने बैंक में मौजूद सभी एम्प्लॉयज के कपड़े को उतरवाया और उनको बिल्कुल अपने साथियों जैसे ही कपड़े पहनवा दिए। अभी भी बैंक डकैती की खबर शहर में आग की तरह फैल चुकी थी। हर न्यूज चैनल पर इसी रॉबरी की न्यूज चल रही थी। पुलिस डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसर इसी कोशिश में थे कि वो पता लगाए कि आखिर रॉबर्ट्स की डिमांड क्या है और वो कितने पैसे इस बैंक से चोरी करने वाले हैं। इसी दौरान बैंक के अंदर सभी लोग जो बंधक बने हुए थे उनमें से एक जो बूढ़ा शख्स था, अचानक उसको हार्ट अटैक के सिम्टम आने लगे। रॉबर्ट्स को जैसे ही लगा कि कुछ गड़बड़ है, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है और उसको हॉस्पिटल ले जाना जरूरी है वरना वो मर भी सकता है, इसलिए उसे बैंक से बाहर निकाल दिया गया। और जैसे ही वो बूढ़ा शख्स बैंक से बाहर गया, पुलिस उसको सेफ जगह पर ले गई। बाद में जब उससे पूछताछ की गई कि बैंक के अंदर टोटल कितने रॉबर्ट्स हैं, तो वो बस इतना ही बता पाया कि अंदर सफेद यूनिफॉर्म पहने 4 चोर हैं और उनके पास कई हथियार हैं। उसके बाद उस बैंक का मालिक मैथिली नाम की लड़की को कांटेक्ट करता है और उसे एक जगह पर मिलने के लिए बोलता है। वहां पर जब वो दोनों मिलते हैं तो बातचीत के दौरान मैडलिन उसको बोलती है कि वो जानती है कि बैंक के लॉकर रूम में एक लॉकर बॉक्स में उसकी छुपाई हुई बहुत ही कीमती चीज है, लेकिन उसको नहीं पता कि वो क्या है। इस पर वो बैंक का मालिक कहता है कि हाँ, तिजोरी में बहुत ही कीमती चीज है, और लेकिन वो नहीं चाहता कि किसी को भी इसका पता चले। वही बैंक के बाहर पुलिस की टीम और डिटेक्टिव को पता चला कि चोर जिस गाड़ी से उस बैंक में पहुंचे थे वो गाड़ी भी चोरी की थी, इसलिए इस गाड़ी के नंबर प्लेट से पता नहीं किया जा सकता था कि आखिर वो रॉबर्ट्स कहाँ रहते हैं, कहाँ से आए थे, क्योंकि वो गाड़ी उनके नाम पर रजिस्टर्ड ही नहीं थी। अब बैंक के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से पुलिस की टीम बैंक के अंदर देखने की कोशिश करती है, लेकिन ज्यादातर कैमरे जो ग्राउंड फ्लोर पर थे वो सब के सब डीएक्टिवेट हो चुके थे, जो रॉबर्ट्स ने ही बैंक के अंदर जाकर किए थे। पुलिस को भी समझ आ गया था कि सभी चोर बहुत ही तैयारी और प्लानिंग के साथ बैंक में गए हैं और उनको बैंक के हर रूट का पता है कि कहाँ कहाँ सीसीटीवी कैमरे हैं, कहाँ कहाँ पर सिक्योरिटी अलार्म है। सभी रॉबर्ट्स जब बैंक के अंदर गए थे, इन्होंने पहले से ही वहां पर लगे सारे सीसीटीवी कैमरे को डीएक्टिवेट कर दिया था। उसके बाद बैंक के अंदर रॉबर्ट्स ने एक हॉस्टेस के गले में एक बैग लटकाकर उसको बैंक के बाहर भेज दिया। उस बैग में एक नोट था जिसमें रॉबर्ट्स ने डिमांड लिखी हुई थी। उसमें लिखा हुआ था कि रात 9 बजे तक उनको 2 गाड़ियां और एक पायलट के साथ एक हवाई जहाज चाहिए, वरना वो हर घंटे बाद बैंक के अंदर हर एम्प्लॉय और कस्टमर को जान से मारना शुरू करेंगे। अब यहाँ पुलिस को बहुत चौकन्ना होकर आगे की इन्वेस्टिगेशन करनी थी। उनको पता था कि अगर थोड़ी सी भी गलती हो गई तो कहीं ऐसा ना हो बैंक के अंदर वो किसी पर गोली चला दे। थोड़ी देर में इस बैंक का मैनेजर आर्थर डिपार्टमेंट जाता है और पूछता है कि इस केस के रिगार्डिंग क्या अपडेट है, जिस पर वहां मौजूद पुलिस और डिटेक्टिव उससे कहते हैं कि वो हर पल पल की खबर इस केस में उनको देते रहेंगे। अब काफी ज्यादा टाइम बीत चुका था। बैंक के अंदर एम्प्लॉय बहुत टाइम से बंधक बने हुए थे, खाने पीने का सामान खत्म हो गया था, इसलिए बैंक के अंदर चोरों ने बैंक के बाहर एक मैसेज भिजवाया और रॉबर्ट्स और बाकी लोगों के लिए खाने पीने की डिमांड की। डिटेक्टिव को जैसे ये बात पता चली, वो एक आइडिया सोचता है। उसने एक प्लान बनाया और खाने पीने के सामान में उसने माइक्रोफोन छुपाकर अंदर भेज दिया ताकि बैंक के अंदर वो सभी रॉबर्ट्स की बातचीत को सुन सके। अब डिटेक्टिव ने खुद फूड बॉक्स को लेकर बैंक के अंदर जाने की कोशिश की और रॉबर्ट्स के बॉस से बात करने के लिए कहा, लेकिन रॉबर्ट्स के बॉस ने उससे बात नहीं की, इसलिए डिटेक्टिव को बाहर आना पड़ा और माइक्रोफोन के जरिए ही उसने बैंक के अंदर से उनकी बातचीत सुनने की कोशिश की। लेकिन उसको लगता है कि जो भाषा बैंक के अंदर बोली जा रही है वो बहुत अजीब है, उनको समझ नहीं आ रहा, इसलिए बाद में एक लेडीज को वहां बुलाया गया जो शायद उस भाषा को जानती थी। लेकिन वो लैंग्वेज सुनने के बाद उसने भी उनसे कहा कि ये तो राष्ट्रपति का भाषण है जो कुछ टाइम पहले ही इन्होंने इलेक्शन के टाइम पर दिया था। अब डिटेक्टिव और पुलिस की टीम समझ गई कि शायद रॉबर्ट्स उनका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। दरअसल सभी रॉबर्ट्स को पहले से ही पता था कि पुलिस की टीम चालाकी जरूर करेगी। उनको पता था कि शायद खाने के डिब्बे में माइक्रोफोन लगा हुआ है, इसलिए वो भी उनका ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रहे थे, उनको उलझा रहे थे। और वहीं बैंक के अंदर 2 रॉबर्ट्स ने इस वॉल्ट रूम के अंदर उस खुफिया तिजोरी को ओपन किया, जिसके बारे में पहले वो बैंक का मैनेजर बात कर रहा था। इस तिजोरी को खोलकर उन्होंने बैंक के मालिक के जो खुफिया कागज थे उसको चुरा लिया और जो वहां कीमती हीरे रखे हुए थे उसे वहीं पर छोड़ दिया। वहीं पर शहर का मेयर अब मैडलिन को लेकर डिटेक्टिव फ्रेजर से बात करता है और उनसे कहता है कि मैडलिन इस केस में मदद कर सकती है, जिस पर डिटेक्टिव उससे कहता है कि अभी इस केस में जो प्लानिंग बनानी है अभी वही बनाएगा और आगे क्या डिसीजन लेने हैं उसी हिसाब से ही सब कुछ होगा। बैंक के अंदर से रसेल डिटेक्टिव फ्रेजर को कॉल करता है और उससे कहता है कि उसकी डिमांड का क्या हुआ, क्या वो लोग तैयार हैं उन सब का इंतजाम करने के लिए। इस पर डिटेक्टिव कहता है कि अभी थोड़ा उनको और वक्त चाहिए और वो बाद में उसको बताएगा, जिस पर रसेल काफी भड़क जाता है क्योंकि वो पहले ही काफी सारा टाइम उसका वेस्ट हो चुका था। अब रसेल उसको वार्निंग देता है और लास्ट वार्निंग के बाद वो फोन रख देता है। थोड़ी देर में उस बैंक में मैडलिन कॉल करती है और रसेल को बताती है कि वो कोई पुलिस ऑफिसर नहीं है, लेकिन रसेल के लिए उसके पास एक ऑफर है जिससे रसेल और उसके बाकी रॉबर्ट्स को ही फायदा होगा। कुछ देर बातचीत करने के बाद रसेल उसको बैंक में आने के लिए बोलता है। मैडलिन जब बैंक के अंदर जाती है तो रसेल से कुछ देर बातचीत करने के बाद वो उसको बताती है अगर वो बाद में पकड़ा गया
तो वो हमेशा के लिए पूरी जिंदगी जेल चला जाएगा, लेकिन अगर वो उसका साथ दे तो सभी इल्जामों से वो उसको बरी करवा सकती है और साथ ही एक काम करने के लिए उसको $20 लाख भी दिए जाएंगे। जिस पर रसेल कहता है कि वो कहानी बनाना बंद करे और ये बताए कि काम करना किसका है, जिस पर मैडलिन उसको नाम नहीं बताती। उसके बाद रसेल भी उसको एक कहानी सुनाता है। वो बताता है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था उस वक्त एक अमेरिकी शख्स एक शहर के बहुत बड़े बैंक में काम करता था, लेकिन बैंक में जो उसकी पोजीशन थी उस पोजीशन का उसने गलत इस्तेमाल किया और कुछ ही दिनों में उसने गलत तरीके से पैसे कमाने शुरू कर दिए और अमीर बन गया और उन्हीं पैसे से उसने ये बैंक ओपन किया था और ये वही शख्स है जो इस टाइम इस बैंक का मैनेजर है और मैडलिन को ही उसने उसके पास भेजा है। मैडलिन उसकी बातों को सुनकर शॉक हो जाती है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसको पहले से ही सब पता है। अब मैडलिन रसेल से एक डील की बात करती है। उसको बचाने के लिए उसको तिजोरी में रखे हुए वो खुफिया कागज चाहिए थे। रसेल उसकी बात को सुनता है और वो बताता है कि उसके पास वो खुफिया दस्तावेज हैं, लेकिन वो उन दस्तावेज को उसे देने से साफ इनकार कर देता है। मैडलिन के काफी रिक्वेस्ट के बाद भी रसेल उन डॉक्यूमेंट को नहीं देता और बाद में मैडलिन बैंक से बाहर चली जाती है। उसके बाहर जाने के बाद डिटेक्टिव उससे पूछता है कि अभी कितने रॉबर्ट्स हैं बैंक के अंदर, जिस पर मैडलिन डिटेक्टिव को केवल इतना कहती है कि उसे लग रहा है कि रसेल बैंक के अंदर किसी को भी जान से नहीं मारेगा, बस वो अपनी बात मनवाने के लिए उनको धमकी दे रहा है, उनको डरा रहा है। रसेल एक बहुत बड़ा क्रिमिनल जरूर है और वो बैंक रॉबरी करने में काफी माहिर है और अपने क्राइम में वो किसी का मर्डर नहीं करता। डिटेक्टिव बैंक के अंदर रॉबर्ट्स को कॉल करता है और बताता है कि हवाई जहाज तैयार है, लेकिन इससे पहले वो बैंक के अंदर जाएगा और चेक करेगा कि बैंक के अंदर सभी कस्टमर और एम्प्लॉय बिल्कुल सही सलामत हैं या फिर नहीं। उसके बाद डिटेक्टिव फ्रेजर और उसके साथ कुछ ऑफिसर बैंक के अंदर पहुंचते हैं। एक कमरे में जाकर उन्होंने देखा कि कई लोग वहां बंधक बने हुए थे। काफी टाइम से वो वहां पर मौजूद थे और किसी को नुकसान नहीं हुआ था, सब सही सलामत थे। उसके बाद डिटेक्टिव बैंक से बाहर जाने लगता है, लेकिन जाते जाते वो रसेल को ये बताने लगता है कि चाहे वो कुछ भी कर ले, उसको उम्र कैद की सजा तो वो जरूर दिलवा कर रहेगा। वो उससे ये भी बोलता है कि उसको पता है कि पहले उसने बहुत क्राइम किए हैं, कई बैंक में उसने पैसे चुराए, जिसके लिए उसे जेल तो जरूर जाना पड़ेगा। जिस पर रसेल उसे कहता है कि वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो जेल नहीं जाने वाला। और थोड़ी देर में उनकी बहस हो जाती है और डिटेक्टिव रसेल उस पर हमला कर देता है। अचानक से हमले से रसेल काफी शॉक हो जाता है और उसे काफी गुस्सा आया, लेकिन एक दूसरे रॉबर्ट्स ने सही टाइम पर डिटेक्टिव फ्रेजर के सर पर गन से हमला कर दिया, जिससे वो डिटेक्टिव वहीं गिर गया। उसके बाद उसको वार्निंग देते हुए कहा गया कि अब हमारी डिमांड पूरी नहीं हुई तो सभी एम्प्लॉय को जान से मारना वो शुरू कर देंगे और वो कुछ नहीं कर पाएंगे, और ये उसकी लास्ट वार्निंग है। आखिरकार डिटेक्टिव फ्रेजर बैंक से बाहर निकलने के बाद दोबारा पुलिस टेंट में पहुंचता है। उसके बाद उसने पुलिस ऑफिसर को बताया कि उसे भी लग रहा है कि शायद रसेल उनको ऐसे ही धमकी दे रहा है। उसको नहीं लग रहा कि वो बैंक के अंदर किसी को जान से मारने वाला है। उसके बाद थोड़ी देर में वहां एक और पुलिस ऑफिसर पहुंचता है और डिटेक्टिव को बताता है कि उसको इस केस से निकाल दिया गया है और उसकी जगह किसी नए ऑफिसर को इस केस को हैंडल करने के लिए कहा गया है। लेकिन डिटेक्टिव फ्रेजर को पता नहीं था कि अब वो ऑफिसर आगे क्या करने वाला है। पता चला कि बाद में बैंक के अंदर वो आर्मी ले जाकर बैंक में सभी रॉबर्स पर हमला करने वाला है, जिससे वहां पर मौजूद एम्प्लॉय और कस्टमर आजाद हो जाए। और उनको वो बम भी ढूंढना था जो चोरों ने बैंक में अलग अलग जगह पर छुपाए थे। उनको पता था कि अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो वो बम कभी भी फट सकता है, जिससे बाकी लोग भी घायल हो सकते हैं। डिटेक्टिव फ्रेजर को शुरुआत से ही लग रहा था कि उसका ये प्लान सही नहीं है, क्योंकि इससे बैंक के अंदर बाकी लोग भी तो घायल हो सकते हैं। लेकिन बाद में डिटेक्टिव फ्रेजर को एक बात पता चली जिससे वो शॉक रह गया। वो बैग जो रॉबर्ट्स ने बैंक के बाहर भेजा था जिसमें मैसेज लिखा हुआ था, उस बैग के अंदर एक माइक्रोफोन लगा हुआ था, जिससे बैंक के अंदर वो सारे चोर पुलिस की सारी बातें सुन रहे थे। अब डिटेक्टिव को ये बात जैसे ही पता चली, उसने फौरन कैप्टन को कॉल किया जो बैंक पर हमला करने की तैयारी कर रहा था। उसको वैसा करने से उसने मना किया, क्योंकि चोरों को पहले से ही उनकी सारी प्लानिंग का पता है। तो रॉबर्ट्स को पता था और वो पहले से ही चौकन्ना हो जाएंगे, तो शायद उन्होंने पहले से ही बचने का तरीका ढूंढ लिया हो। इसलिए बैंक पर अभी हमला करना सही नहीं रहेगा, इससे बाकी लोगों को भी जान को खतरा हो सकता है। वही बैंक के अंदर सभी चोरों को अंदाजा हो गया कि पुलिस की टीम बैंक पर हमला करने की तैयारी कर रही है, इसलिए उन्होंने भी हमला करने की पूरी तैयारी कर ली। उन्होंने सभी एम्प्लॉयज और कस्टमर को बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर भेज दिया और ग्राउंड फ्लोर पर जगह जगह उन्होंने धमाके करने शुरू कर दिए, जिसकी आवाज बैंक के बाहर भी बहुत तेज हो रही थी और ग्राउंड फ्लोर पर धुआं धुआं हो गया। उसके बाद उन्होंने जो प्लान किया था, प्लान के अकॉर्डिंग उन्होंने सभी बंधकों को बैंक से रिहा कर दिया और उनके साथ वो सभी चोर भी भगदड़ में बैंक से बाहर निकल गए। इस केस में फौरन कप्तान ने ऑर्डर दिया कि वो गोली चलाना बंद करे, क्योंकि बैंक से बाकी लोग भी बाहर निकल रहे थे। उसके बाद बैंक से बाहर निकलने वाले सभी लोगों को एक जगह रुकने के लिए कहा गया और उनको उस इलाके से निकलने की परमिशन नहीं थी, और वहीं पर बाकी पुलिस की टीम बैंक के अंदर एंटर करती है। उन्होंने इस बैंक के चप्पे चप्पे को चेक कर लिया, लेकिन एक भी चोर उनको नहीं मिला। जब पुलिस की टीम वॉल्ट रूम में पहुंची और उन्होंने देखा कि वहां सारा कैश ऐसे ही पड़ा हुआ था,
पैसे बिल्कुल भी चोरी नहीं हुए थे। यहाँ तक कि वहाँ पर जो हथियार रखे हुए थे जो चोर अपने साथ बैंक में लाए थे, उनमें से भी कुछ हथियार नकली थे। अब बैंक के अंदर पुलिस वालों को भी अंदाजा हो गया कि चोर तो शायद भगदड़ में बाकी लोगों के साथ बैंक से बाहर निकल गए और उनको पता भी नहीं चला। इसलिए बैंक में जितने भी लोग बाहर कुछ देर पहले निकले थे उन सभी से पूछताछ की गई, लेकिन फिर भी पुलिस चोरों का पता नहीं लगा पाई। चोर आखिर कौन थे और वो बैंक से बाहर निकलने के बाद कहां चले गए। बाद में इस केस में काफी कोशिश की गई, लेकिन पुलिस चोरों को ठिकाने का कभी पता नहीं लगा पाई और बैंक के अंदर उन रॉबर्ट्स का चेहरा किसी ने नहीं देखा था। बस इतना पता था कि इन्होंने सफेद कलर का यूनिफॉर्म और चेहरे पर मास्क और चश्मा लगाया हुआ था। उस इलाके के कई और सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया, लेकिन शहर में लगी उन सभी सीसीटीवी फुटेज से कुछ भी पता नहीं चला। वहीं डिटेक्टिव को इस केस में कई बात समझ नहीं आ रही थी। कुछ दिनों के बाद एक सीनियर ऑफिसर उसके पास आता है और उससे कहता है कि वो उस केस को क्लोज कर दे और उसकी जगह वो किसी और नए केस की इन्वेस्टिगेशन करे, क्योंकि उनको अभी कोई भी सबूत इस केस में नहीं मिला। अगर बाद में कोई अपडेट होगा तो उस केस को दोबारा रीओपन किया जाएगा। फ्रेजर ने उसकी बात सुनकर हाँ तो कर दिया, लेकिन जब तक वो उस केस को सॉल्व नहीं कर लेता उसने डिसाइड कर लिया था वो किसी और केस पर काम नहीं करने वाला। उस डिटेक्टिव ने इस केस को एक चैलेंज के तौर पर लिया और वो जल्द से जल्द उन चोरों का पता लगाना चाहता था जिसने बैंक में कई बार उसको बेवकूफ बना दिया था, और कुछ सवाल ऐसे थे जो वो रॉबर्ट्स ही उसको बता सकते थे। कुछ टाइम के बाद मैडलिन बैंक के मालिक से मिलती है और उसको बताते हैं कि जब रसेल बैंक में था तो उसने उसकी लॉकर बॉक्स में से उस सीक्रेट फाइल को चुरा लिया था ताकि बैंक का मैनेजर आर्थर उसके खिलाफ कोई भी कदम ना उठा सके। रसेल को पता था कि जब तक उसके पास वो फाइल है जिसमें वो सारे अहम सबूत है, तब तक आर्थर उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगा। उस सीक्रेट फाइल में वो सारे सबूत थे जिससे कोर्ट में ये साबित हो सकता था कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उसने कैसे यहूदियों के साथ बदसलूकी करके नार्दियों से करोड़ों रुपए कमाए थे। और शायद इसी वजह से रसेल और बाकी चोरों ने मिलकर प्लानिंग बनाई और वो बैंक में इसलिए गए थे ताकि वो सीक्रेट फाइल को चोरी कर सके, बैंक के मालिक आर्थर से बदला ले सके, और वो अपने इस मकसद में कामयाब हुए थे। इसके रिगार्डिंग जब बाद में आर्थर से पूछा गया तो उसने अपनी सफाई में ये कहा कि उस वक्त बहुत जल्द से जल्द वो पैसे कमाना चाहता था और उसको सफलता का नशा हो गया था, जिसमें उसे पता ही नहीं चला कि कभी कभी क्या अच्छा है और क्या बुरा। इसलिए उसे लाइफ में पहले गलती हो गई और उसको ये बात पता नहीं थी। उसने भी माना कि उसने बाकी लोगों को बेवकूफ बनाकर फ्रॉड से कई पैसे कमाए थे और उन्हीं पैसे से उसने पहले उस बैंक को ओपन किया था। वही बाद में पता चलता है कि रसेल ने इस लॉकर बॉक्स में से सीक्रेट डॉक्यूमेंट को तो चुराया था और उसने बैंक के मालिक के वो कीमती हीरे भी चुराए थे जो वहीं पर रखे हुए थे, और उन हीरो को चुराने के बाद वो बैंक के अंदर ही कई वक्त तक खुफिया कमरे में छिप कर रहा था जिसका पता कई वक्त तक किसी को नहीं चला। इस घटना के लगभग एक हफ्ते के बाद रसेल और बाकी क्रिमिनल साथी उसको लेने के लिए बैंक के बाहर पहुंचते हैं, लेकिन उस पर वही डिटेक्टिव फ्रेजर जो इस केस में पहले इन्वेस्टिगेशन कर रहा था वो भी बैंक के अंदर जाता है। जिस वक्त वो बैंक से एंट्री करके अंदर जा रहा था उसी वक्त रसेल भी बैंक से बाहर निकल रहा था, लेकिन फ्रेजर उसे पहचान नहीं पाया और रसेल आराम से बैंक से बाहर निकलकर उस गाड़ी में बैठ गया जो उसके क्रिमिनल साथी लेकर पहुंचे थे। उसके बाद डिटेक्टिव फ्रेजर ने लॉकर रूम में जाकर उस तिजोरी को ओपन किया जिसमें वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट रखा हुआ था। उसमें उसको एक डायमंड की अंगूठी और एक नोट मिलता है जिस नोट पर लिखा हुआ था कि अंगूठी का पीछा करो। शुरू में तो उसको समझ नहीं आता कि आखिर उस नोट में ऐसा क्यों लिखा हुआ है, लेकिन जब बाद में उसे पता चला कि वो लॉकर बॉक्स जिसमें वो अंगूठी मिली थी और वो जो नोट मिले था वो उसी बैंक के मालिक आर्थर का है, तो उसको लगा कि उससे अब उस केस में पूछताछ करनी चाहिए। उसके बाद डिटेक्टिव ने उस बैंक के मैनेजर को कॉल किया और बैंक रॉबरी के केस के रिगार्डिंग उससे पूछताछ करने के लिए कहा। बैंक का मैनेजर भी बात करने के लिए तैयार हो गया। उसके बाद डिटेक्टिव फ्रेजर बैंक के मालिक आर्थर से मिलने गया और उस अंगूठी के बारे में पूछा जो उसे उसकी तिजोरी में मिली थी। इस पर आर्थर ने उसे कोई ढंग का जवाब नहीं दिया और बातों को कहीं और घुमा दिया, जिससे डिटेक्टिव को थोड़ा अजीब लगा। उसे भी लगने लगा कि शायद वो कोई ना कोई बात जरूर छुपा रहा है। उसको ये बात भी अजीब लगी कि रसेल उसके बाकी क्रिमिनल साथी बैंक के अंदर जब गए थे तो उन्होंने कैश को चोरी नहीं किया था, बस उस सीक्रेट डॉक्यूमेंट को चोरी करके ही वो वहां से निकल गए थे और उन्होंने कुछ हीरो को चोरी किया था। इसके अलावा बैंक में जो कस्टमर के पैसे रखे हुए थे उनमें से उन्होंने एक भी पैसे को नहीं चुराया था। जब बाद में डिटेक्टिव ने मैडलिन से उस अंगूठी के बारे में पूछा तब उसे पता चला कि पहले ये अंगूठी एक यहूदी परिवार की थी, लेकिन बाद में उनको किसी दोस्त ने धोखा दे दिया और उनको नार्जियों के हवाले कर दिया और वो खुद इस अंगूठी का मालिक बन गया, यानी खुद उस बैंक का मालिक। बाद में जब वो डिटेक्टिव अपने घर जाता है और जब उसने अपने जेब में चेक किया तो देखा कि उसकी जेब में वही एक कीमती हीरा रखा हुआ था। उसको लगा कि वो कीमती हीरा उसकी जेब में किसने डाला। तब उसको लगता है कि बैंक में जब वो गया था तो जाते वक्त वो जिस शख्स से टकराया था उसने उसकी जेब में वो हीरा रख दिया था जो कि रसेल था। रसेल को पता लग गया था कि उसको पैसों की काफी जरूरत है, इसलिए रसेल जिसने पहले ही उस सीक्रेट डॉक्यूमेंट और उन कीमती हीरो को बैंक से चुराया था उनमें से एक हीरो को उसने डिटेक्टिव की जेब में रख दिया और वहां से चला गया और पहले इस डिटेक्टिव को पता भी नहीं चला। बाद में रसेल को ढूंढने की काफी कोशिश की गई और आखिरकार जब वो पकड़ा गया तो कुछ सालों की उसे सजा होती है
और उसे जेल में डाल दिया जाता है। हालांकि ये बहुत बड़ा रॉबरी केस था, लेकिन इस रॉबरी के दौरान किसी पर भी उसने गोली नहीं चलाई थी, किसी भी एक शख्स की जान नहीं गई थी। लेकिन अब क्योंकि उसने शहर के इतने बड़े बैंक में रॉबरी करने की कोशिश की और वहां से कुछ कीमती हीरो को चुराया था और इस बैंक के मालिक की तिजोरी में जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट था उसको भी चुराया था, जिससे उसकी सजा के लिए कई बार कोर्ट में कहा गया और वो केस हार गया। सजा पूरी होने के बाद रसेल जेल से बाहर निकल जाता है और उसके बाद कई वक्त तक वो किसी को बिना खबर किए शहर के किसी एक जगह पर रहने लग गया। उसके फैमिली मेंबर्स को भी ये पता नहीं था कि वो कहाँ पर रह रहा है, लेकिन जेल में रहते हुए उसने अपनी लाइफ में बैंक रॉबरी का जो इंसिडेंट बताया कि कैसे उसने इस बैंक रॉबरी को अंजाम दिया और उस बैंक में सीक्रेट डॉक्यूमेंट और कीमती हीरो को उसने चोरी किया, उससे सभी शॉक रह गए। हालांकि डिटेक्टिव फ्रेजर को सीक्रेट डॉक्यूमेंट का जब पता चला तो बाद में उसको भी अंदाजा हुआ कि कैसे बैंक के मालिक आर्थर ने इलीगल तरीके से पैसा कमाकर उस बैंक को ओपन किया था और करोड़ों रुपए जो उसने कमाए थे वो उसने फ्रॉड के जरिए ही कमाए थे और उसने अलग अलग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिए। हालांकि बाद में बैंक के मालिक को जेल तो नहीं भेजा गया, लेकिन उसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज थी जिनकी कीमत लाखों करोड़ों में थी उनको जब्त कर लिया गया, क्योंकि वो साबित हो चुका था कि वो प्रॉपर्टीज उसने ब्लैक मनी के जरिए खरीदी थी। तो ये तो रॉबरी केस का एक शानदार केस जिसमें रसेल ने शहर के इतने बड़े बैंक में तो चोरी की और इस बैंक रॉबरी के दौरान उसने किसी पर भी गोली नहीं चलाई और एक बहुत अच्छी प्लानिंग बनाकर वो बैंक में गया, बैंक में चोरी की और प्लान के अकॉर्डिंग करेक्ट टाइम पर उस बैंक से बाहर भी निकल गया और पुलिस काफी टाइम तक उसे पकड़ भी नहीं पाई थी। लेकिन कई केसेस में क्रिमिनल कितनी भी चालाकी करने की कोशिश क्यों ना करे, लेकिन उनकी एक गलती की वजह से पुलिस को उनकी लोकेशन का पता चल जाता है और वही हुआ रसेल के साथ। एक बार उसने अपने फैमिली मेंबर को कॉल करने की कोशिश की, तभी उसकी लोकेशन का पता कर लिया, क्योंकि पुलिस ने उसके फैमिली के सभी फोन नंबर को सर्विलांस पे लगा रखा था और जैसे ही इस फोन नंबर पर रसेल ने कॉल किया पुलिस को उसकी भी लोकेशन का पता चल गया और पुलिस की टीम उस तक पहुंच गई और उसको अरेस्ट कर लिया गया और उसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। और जेल में रहते हुए उसने बैंक रॉबरी की बहुत ही शानदार कहानी बताई जिसने सभी को शॉक कर दिया। तो इस स्टोरी में इतना ही। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।